ख्वाब नगर। वहाँ एक पुरसुकून गांव आबाद था जहाँ छोटे खूबसूरत घर थे। उन घरों की पुरसुकून जिंदगी ऊपर आसमान से नजर आती थी। उस गांव की हर चीज में जादू था। ब्रिज के नीचे से सब्ज ताजा पानी बहता था और उसमें कमल के फूल तैरते थे और वहाँ के घर फूलों से सजे रहते थे। उन्हीं घरों के बीच एक छोटा सा घर था। वो घर सबसे मुख्तलिफ था। लकड़ी से बना वो घर जिसकी छत गुलाबी फूलों से सजी थी उसे और खूबसूरत बनाती थी। उस घर में रहती थी एक लड़की जिसका नाम फातिमा था। फातिमा एक खूबसूरत, नेक दिल और साबिर लड़की थी। उसे कुदरत की खूबसूरती से बहुत मोहब्बत थी। फातिमा अपना फारिग वक्त कुदरत की खूबसूरती के साथ गुजारती थी। फातिमा अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी जिसका नाम शाजिया था। शाजिया एक बेहिस चालाक औरत थी। शाजिया सारा दिन फैशन मैगजीन पढ़ती। इस लिबास में मैं बहुत खूबसूरत और जवान लगूंगी। फातिमा की एक सौतीली बहन भी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा सिंगर बनना चाहती थी। आयशा खुद भी हसीन थी और उसकी आवाज भी। आयशा सारा दिन गिटार बजाती रहती और अपनी आवाज के सुर बखेरती। The magic of the garden fills the air today, strumming this old tune to chase. जबकि फातिमा नौकरों की तरह काम करती। उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंडरेला जैसी थी। खाने के बर्तन धोती ही वो थक जाती थी लेकिन उफ तक ना कहती। अकेली वो नाजुक जान घर की पुराने पानी वाली मटके साफ करती और फिर घर को भी वही चमकाती थी। सिर्फ फातिमा की वजह से ही वो घर जन्नत था। जबकि उसकी सौतीली माँ और बहन बहुत सुस्त और कामचोर थीं। फातिमा जब काम करती थक जाती तो वो बहुत रोती कि उसकी जिंदगी अगर सिंडरेला जैसी थी तो वो कब शहजादी बनेगी और उसका शहजादा कब आएगा और उसे ले जाएगा। फातिमा की दोस्त मारिया उसे हमेशा सब्र करने का कहती। मारिया कहती है, फातिमा, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है और एक दिन तुम्हें इस सब्र का इनाम जरूर मिलेगा। फातिमा का बाप जिसका नाम शफीक था वो एक माहीगीर था। शफीक रोज समंदर से मछलियाँ पकड़ता और बाजार में बेचता था। वो इतना कमा लेता था जिससे वो घर अच्छे से चला सकता था। रोज वो पैसों से भरी पोटली उठाए घर की तरफ निकल जाता था। फातिमा अपने बाबा के लिए हमेशा पानी का ग्लास लिए खड़ी होती। फातिमा के लिए उसके बाबा ही उसका सब कुछ थे। वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। शाजिया गुस्से से आती है और शफीक से कहती है, तुम कोई और नौकरी ढूंढो, इससे अब मेरा और मेरी बेटी का गुजारा नहीं हो सकता। शफीक सर झुका लेता है। तुम कोई और नौकरी ढूंढो, इतने पैसे से गुजरा नहीं होगा। अचानक शफीक को बहुत खांसी होती है। फातिमा परेशानी हो जाती है और शफीक बहुत बीमार हो जाता है। फातिमा उसकी खिदमत करती है। अगले दिन शाजिया फातिमा से कहती है, तुम्हारा बाप बीमार पड़ा है और तुम घर में मुफ्त रोटियां तोड़ रही हो। आज से तुम मछलियां बेचोगी। फातिमा परेशान हो जाती है। अब तुम जाओगी समंदर से मछलियां लेना। फातिमा दोपहर में समंदर पे आती है। कश्ती में बैठे रोते हुए आसमान की तरफ देखती है और अपने बाबा के लिए दुआ करती है। फातिमा एक जाल का इस्तेमाल करती है जिससे मछलियां पकड़ सके। फातिमा जाल फेंकती है और बहुत सारी मछलियां जाल में आ जाती हैं। उन मछलियों में उसे एक सुनहरी मछली नजर आती है जो जख्मी होती है। फातिमा उदासी से उस मछली को देखती है। फातिमा उस मछली की पट्टी करती है। जैसे ही वो पट्टी बांधती है वो मछली एक सुनहरी जलपरी में बदल जाती है। वो जलपरी बहुत हसीन थी। उसके सुनहरी बाल और सुनहरी डोम। फातिमा हैरानी से उसे देखती है। सुनहरी जलपरी उसका शुक्रिया अदा करती है। शुक्रिया प्यारी लड़की, तुमने मेरी जान बचाई। सुनहरी जलपरी फातिमा को एक जादुई सुनहरा सीप देती है। वो कहती है, तुम जो विश करोगी वो पूरी हो जाएगी। फिर सुनहरी जलपरी भी फातिमा को बाय करती चली जाती है। फातिमा खुशी से उस सीप को देखती है। फातिमा सीप से विश मांगती है उसे बहुत सारी सोने की सिक्के मिल जाएं और फौरन उसके हाथों में सिक्कों से भरी पोटली आ जाती है जिसे देख के वो खुश हो जाती है। फातिमा सिक्कों से भरी पोटली उठाए घर की तरफ निकल जाती है।
सुनहरी सीप को वो अपने लिबास की जेब में छुपा लेती है। घर पहुंच के फातिमा उस पोटली को शाजिया को दे देती है। शाजिया हैरानी से उस सिक्कों से भरी पोटली को देखती है। शाजिया आयशा के पास बैठी होती है और कहती है, ये फातिमा इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कैसे कमा सकती है? आयशा हंस देती है और कहती है, क्या पता उसने चोरी की हो। फातिमा घर के पिछली तरफ बैठी सीप को खुशी से देख रही थी। वो सोच रही थी कि अब कौन सी विश पूरी करवाए कि तभी शाजिया और आयशा वहाँ आ जाती हैं। शाजिया फातिमा से वो सीप छीन लेती हैं। फातिमा रोने लगती है। शाजिया कहती, उठ जा, जाके अपना काम कर। फातिमा रोते हुए टेबल साफ करने लगती है। वो उस सीप से एक घर मांगना चाहती थी जिसमें वो अपने बाबा के साथ सुकून से रह सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। फातिमा रात को रोते हुए सोचती है उसकी जिंदगी में कब सुकून आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बस अब जल्द उसे उसकी सब्र का फल मिलने वाला है। शाजिया और आयशा दोनों सुनहरी सीप को देखती हैं और कहती हैं, अब हम इस सीप से बहुत सारी दौलत मांगेंगे और अमीर हो जाएंगे। आयशा सीप से बहुत सारी दौलत की विश करती है और अचानक सुनहरी सीप एक काले सीप में बदल जाती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। वो सुनहरी सीप एक राख में बन जाता है। शाजिया और आयशा दोनों हैरान परेशान हो जाती हैं। अगले दिन शाजिया आयशा से कहती है, आयशा अब तुम जाओगी और सुनहरी सीप लाओगी। आयशा फौरन समंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आयशा समंदर में कश्ती में बैठी पानी में जाल फेंकती है। उसके जाल में बहुत सी सुनहरी मछलियाँ आती हैं। आयशा लालच से हंसने लगती है। फिर उसकी जाल में एक लाल जख्मी मछली आती है। आयशा उसे हिकारत से देखती है। आयशा गुस्से से उस मछली को देखती है और हकारत से पानी में फेंक देती है। अचानक उसी समंदर में एक लाल सीप नजर आता है। वो आंखों में चमक लिए कहती है, अब हम अमीर हो जाएंगे। वो सीप उठाई बहुत सारी दौलत की विश करती है कि अचानक समंदर में तूफान आ जाता है। तेज लहरों पर कश्ती डूबने लगती है। आयशा डर जाती है और चीखती है। आसमान से कीचड़ की बारिश होने लगती है। आयशा चीखने और रोने लगती है। समुंदर की ताकतें गुस्से में आ जाती हैं। उसी वक्त समंदर की सतह पे दो जलपरे सिपाही नमूदार होते हैं और आयशा को पकड़ लेते हैं। आयशा डर जाती है। वो सिपाही आयशा को लिए समंदर की गहराइयों में आ जाते हैं और समंदर में फिर सुकून आ जाता है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। शाम होने को थी लेकिन आयशा वापस नहीं आई। शाजिया परेशान बैठी होती है। फातिमा आती है और उससे कहती है, माँ आप परेशान ना हो, मैं आयशा को ढूंढ लाऊंगी। उस समंदर पे राज करती थी रानी चंद्रमुखी। चंद्रमुखी खूबसूरत और इंसाफ पसंद रानी थी। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि आयशा को जेल में बंद कर दिया जाए। फातिमा दोबारा समंदर आती है और सुनहरी जलपरी को आवाज देती है। तभी सुनहरी जलपरी वहां आती है और बुलाने की वजह पूछती है। फातिमा उसे बताती है, मेरी बहन आयशा समंदर में गुम हो गई है। सुनहरी कहती है, तुम्हारी बहन ने समंदर के कानून की खिलाफ वर्जी की है। फातिमा उसे कहती है, मुझे अपनी बहन को बचाने जाना है। सुनहरी कहती है, ये मोती खा लो, इससे तुम भी जलपरी बन जाओगी और फिर तुम समंदर की दुनिया में जा सकती हो। फातिमा वो मोती खा लेती है और वो फौरन एक जलपरी में बदल जाती है। उसकी गुलाबी चमकती दम उसे और खूबसूरत बना रही थी। फिर वो दोनों पानी के अंदर चली जाती हैं। आगे का रास्ता फातिमा को अकेले ही पार करना था। फातिमा समंदर की दुनिया को देखती हैं। वहाँ छोटी जलपरियां, छोटी खूबसूरत घर थी। चलती हुई फातिमा एक महल के करीब पहुँचती है। वो क्रिस्टल से बना था खूबसूरत महल। वो उस महल के अंदर चली आती है। उसका गेट भी चमकते क्रिस्टल से बना था। महल के अंदर की दुनिया भी हसीन और आंखों में सताइश पैदा करने वाली थी। अचानक सामने उसे रानी चंद्रमुखी बैठी नजर आती है। वो रानी के पास जाती है और कहती है, मेरी बहन को छोड़ दें, वो बेकसूर है। रानी कहती है, तुम अपनी बहन को अपने हुनर से खुद बचा सकती हो। फातिमा आयशा के पास आती है जो जेल में बंद होती है। फातिमा कहती है, आयशा मैं तुम्हें आजाद करवा लूंगी। फातिमा फौरन अपनी आवाज का जादू इस्तेमाल करती है और गाना गाती है। फातिमा की आंखों से मोती के आंसू निकलते हैं।
The tides pull us apart and my songs turn to sorrow. फातिमा की आवाज के जादू से वो जेल टूट जाती और आयशा बाहर आ जाती है। आयशा शर्मिंदगी से फातिमा के गले लग जाती है। रानी कुछ हैरानी से देखती, मोती वाले आंसू तो उस शाही खानदान की खूबी थी, ये इंसानों में कैसे आ सकती है? रानी फातिमा का हाथ पकड़ लेती है और आंखों में आंसू लिए फातिमा को देखती है। बिल्कुल ऐसी ही तो उसकी बेटी थी जो खो गई थी। रानी रोते हुए कहती है, मेरी बेटी मुझे मिल गई। फातिमा की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रानी उसे मोती के आंसू का बताती है। रानी उसे कहती है, 20 साल पहले समंदर पे किसी ने हमला किया था। तब फातिमा उस हमले में इंसानों की दुनिया में पहुंच गई थी और फिर जलपरी से इंसान बन गई। जब शफीक ने उसे देखा और उसे अपनी बेटी बना लिया और आज फातिमा को वापस उसकी दुनिया में भेज दिया गया। फिर महल में जश्न का ऐलान होता है। सिपाही ढोल बजा के जश्न का आगाज करते हैं। महल के अंदर जलपरियां नाच रही होती हैं। रानी चंद्रमुखी फातिमा के सर पे ताज रखती है। उस महल की शहजादी वापस आ गई थी। रानी शहजादी फातिमा को अपनी शाही कुर्सी पे बिठाती है, जो अब से फातिमा की थी। फिर फातिमा आयशा को इंसानी दुनिया में खुद छोड़ने जाती है। कुछ दिनों बाद फातिमा अपने शौहर हाशिम के साथ एक पत्थर पे बैठी होती है। हाशिम एक बेहतरीन हमसफर था। उसे फातिमा से बहुत मोहब्बत थी। फातिमा ने अल्लाह से एक घर की ख्वाहिश की थी और अल्लाह ने उसे एक महल की मलका बना दिया था और शहजादा भी दिया जो उसका शौहर था। अल्लाह इंसान को उसके सब्र का इनाम जरूर देता है, जैसे फातिमा को दिया।